हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, इसका 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। राइट हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से ईस्ट से एंटर की थी इंडिया में, कैसे बंगाल में उसने अपना ट्रेड इस्टेब्लिश किया, किस तरीके से ट्रेड की वजह से बैटल स्टार्ट हुए, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी था ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो ये हमने रीड किया था, डिस्कशन भी किया था। उसके बाद आगे चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जिन्हें नवाब बोलते थे। और आज का हमारा टॉपिक है 5th पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपैंड्स। कंपनी ने किस तरीके से अपना जो रूल था जो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो अपना शासन था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। किस तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया, देखिए। If we analysis the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, अगर हम कब्जा करने का, annexation का मतलब होता है कब्जा। यहाँ पर annexation जो वर्ड है उसका मीनिंग है कब्जा। राइट, ये रहा वर्ड एनिक्सेशन, इसका मतलब होता है कब्जा। तो किस तरीके से जो कंपनी थी, ठीक है, उसने इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का मतलब आप कोई फर्म या कंपनी वो नहीं समझेंगे। ठीक है, कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से इंडियन स्टेट्स के अंदर कब्जा करना शुरू कर दिया था। कब से कब तक? 1757 से 1857 के बीच काफ़ी कब्जा करना शुरू कर दिया था। आगे देखिए, द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टर्शरी। ठीक है, जो कंपनी थी वो रियरली ही अटैक करती थी, मिलिट्री अटैक करती थी। ठीक है, इंस्टीड उसकी बजाय वो क्या करती थी, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली जो मेथड्स होते थे उन्हीं के थ्रू वो क्या करती थी, इंडिया का जो राज्य था उसको हड़पती थी, उसको अपने कब्जे में लेती थी। बिना मिलिट्री अटैक किए वो क्या करती थी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली ही क्या करती थी, कब्जा करने की सोचती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, तो आप ध्यान रखेंगे प्लासी का जो प्लासी की बैटल कब हुई थी और बक्सर की बैटल कब हुई। आप देखिए यहाँ पर प्लासी की बैटल, आप देखिए ज़रा, जो प्लासी की बैटल थी ये रही। प्लासी की बैटल आपकी कब हुई थी, आप देखेंगे जो प्लासी की बैटल आपकी, तो देखिए आप यहाँ पर जो प्लासी की बैटल है वो 1757 के अंदर हुई थी। राइट, और 1757 के अंदर हुई थी प्लासी की बैटल। और यहाँ पर बक्सर की बैटल आपने अभी देखी जो 1764 के अंदर हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। दे वर पॉलिटिकली ऑफ कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या हुआ, बक्सर की बैटल के बाद, वैसे तो प्लासी के बैटल के बाद ही इन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स, कंपनी ने क्या अपॉइंट करना शुरू कर दिया, इंडियन स्टेट्स के अंदर अपना रेजिडेंट स्थापित करना शुरू कर दिया। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, वो क्या करते थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स को भेजते थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स रखते थे। एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थ्रू द रेजिडेंट्स। द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब क्या होने लगा, जब उन्होंने अपने घर भी यहाँ पर
स्थापित करने लगे तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी अपनी इंटरफियरेंस करनी स्टार्ट कर दी, राइट. दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन. थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी का या सिंहासन, ठीक है. तो उसका सक्सेसर कौन होगा, ठीक है. तो थ्रोन का जो सिंहासन है उसका जो सक्सेसर है उस पे गद्दी पे कौन बैठेगा. तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करने शुरू कर दिए, कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये सोचना शुरू कर दिया, इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट कर दी कि कौन राजगद्दी पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा. जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे, बट इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था. तो इंडिया की मनी देखकर, इंडिया की खूबसूरती देखकर और इंडिया की सहूलियत देखकर उन्होंने यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, अपना रेजिडेंट स्थापित कर लिया, ठीक है. यहाँ की सब चीज़ों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया. दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. और कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट होगा और कौन राजगद्दी पर बैठेगा. ये सब चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने करना शुरू कर दिया. समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है. कई बार क्या हुआ कि कंपनी के जो सब्सिडरी अलायंस हैं उसमें भी इन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया. देखिए ये कैसे है सब्सिडरी अलायंस. अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस. जो इंडियन रूलर्स थे, अलायंसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इंडियन रूलर्स थे वो कभी भी इंडिपेंडेंटली अपनी आर्म फोर्स को किसी और को नहीं देते थे, किसी और को अलाउ नहीं करते थे. दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे फॉर अ सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन. अब क्या हुआ कि कंपनी ने अब क्या हुआ कि जो इंडियन दे वर टू बी प्रोटेक्टेड और जो रूलर्स थे उनको कंपनी के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाने लगा, बट उसकी जो पे होती थी, ठीक है, जो फोर्सेस के लिए पे होता था वो सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन, वो उन्हीं को पे करना पड़ता था. इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड, अगर इंडियन रूलर्स, दैट मीन्स अभी मैं आपको बताती हूँ पूरी बात. इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट करने के लिए फेल हो जाते थे, देन द पार्ट ऑफ द टर्शरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी. तो उनकी जो टर्शरी थी वो ले ली जाती थी, उनकी जो सुविधा थी, उनकी जो सेना थी वो ले ली जाती थी एज अ पेनल्टी के रूप में, ठीक है. तो मतलब ये है कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो सब कुछ खुद ही एस्टैब्लिश करते थे कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर बैठेगा. और वो क्या करते थे, जो किसी भी रूलर के जो आर्म फोर्सेस होती थी वो उनको भी अपॉइंट करने का काम, उनको भी रखने का काम कंपनी ही करती थी, ठीक है. और पैसे कौन देता था, पैसे इंडियन रूलर को ही, जो रूलर होता था उसको ही देना पड़ता था. और अगर वो देने में फेल हो जाता था, ठीक है, तो उससे पेनल्टी के रूप में वो वापस ले ली जाती थी. तो जो कंपनी जो थी वो यही तो चाहती थी कि सब चीज़ें हड़पना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ले वॉज गवर्नर जनरल, जब 1798 से 1805 के अंदर वेलेस्ले जो गवर्नर जनरल था, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टर्शरी टू द कंपनी इन 1801 एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज, ठीक है. तो क्या हुआ, जो अवध के नवाब थे, ठीक है,
उनसे उनको वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ द टर्शरी टू द कंपनी। उनको अपनी फोर्स जो थी वो आधी, ओवर हाफ ऑफ हिज टर्शरी, आधी जो टर्शरी थी वो कंपनी को देनी पड़ी 1801 में। ठीक है, जो रिचर्ड वेलेस्ले थे गवर्नर जनरल, ठीक है, जब वो थे कब 1798 से 1805 तक वेलेस्ले रहे उस टाइम पर गवर्नर जनरल। उनके टाइम पीरियड में जो अवध के नवाब थे, ठीक है, उनको फोर्सफुली अपनी जो टर्शरी थी आधी टर्शरी कंपनी को देनी पड़ी 1801 में। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस पे नहीं कर पाए थे, वो फेल हो गए थे सब्सिडरी फोर्सेस को पे करने में। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सेडे टर्शरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। ऐसे ही हैदराबाद भी फोर्सफुली जो उसकी टर्शरीज थी वो भी उनके कब्ज़े में आ गई थी। ठीक है, तो आगे हम टीपू सुल्तान के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा आप देखिए, 7th फिगर के अंदर नवाब सियाजुद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब सियाजुद्दौला with his son and British resident painted by टिली कैटल, ठीक है, टिली कैटले। ठीक है, तो नवाब सियाजुद्दौला और उनके बेटे की पेंटिंग है, मतलब बेटे दिखा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये ब्रिटिश हैं। ठीक है, किस तरीके से फोर्स कर रहे हैं, किस तरीके से रेजिडेंट में, ब्रिटिश रेजिडेंट में ये लोग खड़े हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से इसके अंदर जो अवध के नवाब थे उनको भी अपनी जो आर्म फोर्स थी वो देनी पड़ गई थी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से कंपनी ने अपना रूल जो था वो एक्सपैंड किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा, और रेड कलर का सब्सक्राइब का साइन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।